आज एक नए टॉपिक के साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का परिचय। सबसे पहली बात भूगोल का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। देखिए लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 11th क्लास का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का और 12th क्लास का एनसीईआरटी सिलेबस जो है वो क्या रखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस को जारी रखेंगे। जैसे आपने देखा था वीडियो में लास्ट कि हम फिज़िकल ज्योग्राफी को, इंडियन फिज़िकल फैक्टर्स, साथ ही साथ 12th स्टैंडर्ड में ह्यूमन ज्योग्राफी को और इंडियन ह्यूमन एस्पेक्ट्स को हम पढ़ते हैं। लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज की चर्चा करेंगे। इसमें हम रखेंगे भूगोल का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। देखिए सबसे पहले बात दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि भूगोल में जो एक वर्ड है ज्योग्राफी, ये जो वर्ड है ज्योग्राफी वर्ड, इस ज्योग्राफी वर्ड का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है। इस ज्योग्राफी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 जियो और नंबर 2 ग्राफी। ठीक है, दो वर्ड हैं जियो और ग्राफी। अब देखते हैं कि जियो का अर्थ होता क्या है। जियो का अर्थ होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अर्थ, हिंदी में पृथ्वी। और यहाँ जो ग्राफी वर्ड है, यहाँ ग्राफी वर्ड का अर्थ होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। यानी हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं अध्ययन करना, या इसको एक वर्ड और देते हैं हम, टू डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं या वर्णन करना। ठीक है, वर्णन करना। तो यहाँ ज्योग्राफी का ये जो वर्ड है, ये ज्योग्राफी वर्ड जो निकला है, इस ज्योग्राफी का वास्तविक अर्थ क्या हो गया? जियो का अर्थ हो गया यानी पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या हो गया? टू स्टडी या टू डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब हो गया कि अध्ययन करना या वर्णन करना क्या कहलाता है दोस्तों? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का वास्तविक अर्थ आपको समझ में आ गया। जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ टू स्टडी या फिर अध्ययन करना या वर्णन करना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ये जो ज्योग्राफी वर्ड है, ये ज्योग्राफी वर्ड ग्रीक भाषा का शब्द है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द से ये वर्ड लिया गया है। इम्पोर्टेंट बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ज्योग्राफी में हम पढ़ते क्या हैं? ठीक है, इतनी बड़ी बात हो गई कि हमें ज्योग्राफी में हमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है। पृथ्वी के सरफेस का हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के आसपास जो एटमॉस्फेयर है हम उसका अध्ययन करते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ इस पृथ्वी पर यानी कि इस अर्थ पर जो जलमंडल का विस्तार है, ठीक है, जो ओशन बॉडीज़ हैं, हम उसका भी अध्ययन करते हैं। तो नंबर 1 अर्थ यानी पृथ्वी, और पृथ्वी का क्या करना है? हमें वर्णन करना है या अध्ययन करना है। और ज्योग्राफी वर्ड जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि ज्योग्राफी में मुख्य रूप से 3 ब्रांचेज होती हैं। मुख्य रूप से 3 ब्रांचेज होती हैं। जैसे हम बात करना चाहें ज्योग्राफी में, नंबर 1 जो ब्रांच है वो है फिज़िकल ज्योग्राफी।
या इसको फिजिकल ज्योग्राफी ना बोलते हुए हम इसको ये भी कह सकते हैं। मेनली ब्रांचेस की बात करें तो नंबर 1 भौतिक भूगोल, इसको बोलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, नंबर 1 ब्रांच। नंबर 2 ब्रांच ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी हम बोलेंगे मानव भूगोल। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। तो ये ज्योग्राफी की 2 बेसिक ब्रांचेज हैं, ध्यान रखना 2 बेसिक ब्रांचेज हैं ये किसकी, ज्योग्राफी, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद इसमें सब ब्रांचेज आती जाती है, इसमें इसकी सब ब्रांचेज आती हैं, अलग अलग शाखाएं होती हैं, तो हम उसको कह सकते हैं उप शाखाएं। उप शाखाएं, उसी प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी में भी उप शाखाएं होती हैं। उप शाखाएं होती है किसमें, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी उप शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो 2 इम्पोर्टेंट बात ये है, नंबर 1 कि ज्योग्राफी वर्ड जो है, ये ज्योग्राफी वर्ड जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या अर्थ, और ग्राफी का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। और ज्योग्राफी की 2 इम्पोर्टेंट ब्रांच, ज्योग्राफी की 2 इम्पोर्टेंट ब्रांच, यानी कि भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल। ठीक है, और इनकी अन्य उपशाखाओं का यानी सब ब्रांचेस का अध्ययन करते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी वर्ड जो है ये है तो ग्रीक भाषा का, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, कहीं हो सकता है कि इसे ग्रीक की बजाय यूनान भी लिखा हो, ग्रीक की बजाय यूनान लिखा हो, तो ये भी करेक्ट है। दोनों ही वर्ड से, ये ग्रीक भाषा बोल लीजिए या यूनानी भाषा कह लीजिए, दोनों ही वर्ड सही है अपने आप में, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब बात ये आती है वास्तविकता में, जो ज्योग्राफी वर्ड जो है, ये ज्योग्राफी वर्ड जो है, या यूँ कह लीजिए कि जो भूगोल का पिता है, वास्तविक रूप में भूगोल का पिता कौन है, चर्चा फिर इस पर होती है। जब शाखाओं का अध्ययन कर लेते हैं तो चर्चा इस पर होती है कि फिर भूगोल का पिता कौन है। तो आइए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं हम एक बार इस पर कि फिर भूगोल का पिता कौन है। तो ये तो बात हो गई शब्द की कि वर्ड कहाँ से निकल कर आया, इसकी हमारी चर्चा हो चुकी है। अब हम चर्चा करते हैं कि ज्योग्राफी वर्ड जो है, ये ज्योग्राफी वर्ड दिया किसने है और फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, हम इसकी चर्चा करते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पिता। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का पिता कौन है। देखिए, इन पर अक्सर मतभेद रहता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसका नाम है हिकेटियस। और एक है इरेटोस्थेनीज। ठीक है, एक जो भूगोल का पिता है वो तो है हिकेटियस, और एक जो भूगोल का पिता माना जाता है वो इरेटोस्थेनीज माना जाता है। तो अक्सर ऐसा क्यों होता है, क्यों इन दोनों में कन्फ्लिक्ट रहता है, या स्टूडेंट्स इसमें पशुपेश में रहते हैं कि हिकेटियस को भूगोल का पिता माना जाए, फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाए, या फिर इरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये हिकेटियस कौन, कहाँ का व्यक्ति है, कहाँ का भूगोलवेत्ता है। तो हिकेटियस जो है ये यूनान के हैं। ठीक है, इसको हम ग्रीक भी कह सकते हैं।
और हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था जस पीरियोडस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था जस पीरियोडस। और जस पीरियोडस में इन्होंने पहली बार भूगोल की बात कही, यानी ज्योग्राफी वर्ड दिया है, ज्योग्राफी की बात कही कि ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है। किसने दिया? हिकेटियस ने। किसने दिया दोस्तों? हिकेटियस ने। हिकेटियस के देने के कारण उस समय के लोग इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी मानने लगे, क्योंकि सबसे पहले एक तो जस पीरियोडस एक ज्योग्राफी की ब्रांच, ज्योग्राफी का शब्द इन्होंने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में दिया, और दूसरी बात ये थी कि सबसे पहली बार देने के कारण ज्योग्राफी को वर्चस्व में लाए, ज्योग्राफी की बात कही, तो इसलिए हिकेटियस को फिर फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाने लगा। यानी भूगोल का पिता किसको माने जाने लगा? हिकेटियस को माने जाने लगा। ये वहाँ तक की बात थी। तो उस समय तक हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ एक व्यक्ति और हुए, इरेटोस्थेनीज। ये भी अपने समय के बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, इरेटोस्थेनीज। और इरेटोस्थेनीज ने एक कार्य किया, और वो कार्य क्या था? इन्होंने पृथ्वी का जो व्यास होता है, या पृथ्वी की वास्तविक जो उसका आकार है, उसके बारे में चर्चा की, या पृथ्वी की परिधि की चर्चा की। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की परिधि की बात की गणितीय ढंग से, यानी गणितीय पहलू के आधार पर इरेटोस्थेनीज ने पहली बार पृथ्वी की परिधि की चर्चा की। तो गणितीय पहलू के आधार पर इरेटोस्थेनीज ने पहली बार जब पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया, पृथ्वी के बारे में बताया, तब से ही हम इरेटोस्थेनीज को फिर फादर ऑफ ज्योग्राफी मानने लग गए। तो समय के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि भूगोल के दो पिता माने जाते हैं। हिकेटियस को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड जिस पुस्तक में इन्होंने दिया, वो पुस्तक इन्होंने लॉन्च की जस पीरियोडस के नाम से। और उसके बाद इरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि की गणना की, ठीक है। और परिधि की जो गणना की वो गणितीय आधार पे की। ये इंपॉर्टेंट है, किस आधार पे की? गणितीय आधार पे की। और गणितीय आधार पे करने के कारण फिर इरेटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाने लगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे फादर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में कि भूगोल का पिता कौन है, हिकेटियस या फिर इरेटोस्थेनीज। अब आगे जब हम चलते हैं, आगे की और जब बात होती है, तो एक नाम और निकल के आता है, और वो नाम आता है हम्बोल्ट। एक नाम और निकल कर आता है, और वो नाम आता है हम्बोल्ट। और हम्बोल्ट का संबंध किस देश से है, आपसे पूछा जा सकता है कि हम्बोल्ट का संबंध किस देश से है। तो हम्बोल्ट का जो संबंध है ये जर्मनी के हैं। हम्बोल्ट का संबंध कहाँ से है? जर्मनी से। और इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता माना जाता है। इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता माना जाता है। किन्हें? हम्बोल्ट को। ये आपको ध्यान रखना है कि हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता माना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको शेयर की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई थी
अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात की चर्चा करते हैं कि ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं। ये दो शाखाओं के रूप में यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में आगे की ओर बढ़ती है। और इसमें मुख्य रूप से हम एक तो भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल को पढ़ते हैं। तो इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार कि हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या हमें इसके पॉइंट्स को आगे तक हमें डील करना है, हम उसकी भी चर्चा करते हैं। एज ए इंट्रोडक्शन की ही बात चल रही है। देखिए, भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे या भौतिक भूगोल में क्या पढ़ा जाता है और मानव भूगोल में क्या पढ़ा जाता है, हम उसकी चर्चा करते हैं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, भौतिक भूगोल की बात कर रहे हैं और भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, भौतिक भूगोल में सबसे पहले यदि हम एक मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भौतिक भूगोल में हम स्थल मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1, स्थल मंडल या हम यूँ कह सकते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद हम नंबर 2 बात करेंगे वायुमंडल की। नंबर 2 किसकी बात होगी दोस्तों? वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर की हमारी चर्चा होगी। और नंबर 3 में हम चर्चा करेंगे जलमंडल। नंबर 3 में हमारी चर्चा किसकी होगी? जलमंडल की, यानी कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल की हम चर्चा करें। अब एक प्रश्न ये आपके दिमाग में कि सब स्थल मंडल में हम क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल में क्या पढ़ेंगे, जलमंडल में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, स्थल मंडल में हम क्या पढ़ते हैं। पहली बात, स्थल मंडल में हम पृथ्वी पर उपस्थित जो भी महाद्वीप हैं, ठीक है, महाद्वीपों पर स्थित देश या फिर ऐसे लिख लीजिए इसको, आप ऐसे लिख लीजिए। स्थल मंडल पर हम मुख्य रूप से जैसे भौतिक स्वरूपों की चर्चा करेंगे, भौतिक स्वरूप। अब आप बोलेंगे साहब भौतिक स्वरूप क्या होते हैं? भौतिक स्वरूप में हम पर्वत, पठार और मैदान, पर्वत, पठार और मैदान की हम चर्चा करते हैं। यानी भौतिक स्वरूप में हम क्या पढ़ते हैं? पर्वत, पठार और मैदान का अध्ययन करते हैं। ठीक है। नंबर 2 है भौतिक स्वरूप के बाद हम क्या पढ़ते हैं कि भौतिक स्वरूप में फिर बात आती है मृदा की, यानी मिट्टी, मृदा की बात आएगी। ठीक है, मृदा क्या होती है, कॉम्पोजिशन कैसे होता है मृदा का, हम उसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं दोस्तों वनस्पति, यानी कि वेजिटेशन। वनस्पति की चर्चा होती है, वेजिटेशन क्या होता है इस पर हम चर्चा करते हैं, वेजिटेशन पर। उसके अलावा वनस्पति के बाद हम चर्चा करते हैं कृषि, खनिज और उद्योग। ये सभी स्थल मंडल पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है,
भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मैदान, मृदा, वनस्पति, कृषि, खनिज, उद्योग, इनमें हम सब स्थल मंडल के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। ये तो बात हुई स्थल मंडल की। अब ये सेकंड पॉइंट है कि और क्या पढ़ते हैं, तो नंबर 2 हम यहाँ रखें। नंबर 2 में आएगा वायुमंडल। नंबर 2 में क्या है, वायुमंडल। हम वायुमंडल की चर्चा करते हैं कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल क्या होता है। सबसे पहले वायुमंडल की वायुमंडल का परिचय। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय, ठीक है, वायुमंडल का परिचय पढ़ते हैं। उसके बाद आता है सौर्य ताप, ठीक है, यानी सूर्य का ताप, इंसोलेशन की बात करते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं तापमान की, कि तापमान क्या होता है, सब तापमान की चर्चा करते हैं। फिर चर्चा करते हैं वायुदाब की पेटियां, वायुदाब यानी एयर प्रेशर की बात करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पवने, और फिर उसके बाद लास्ट में हम पहुंच जाते हैं जलवायु, क्लाइमेट क्या होती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड सिस्टम, ग्लोबल विंड सिस्टम एंड ग्लोबल क्लाइमेटिक रीजन, हम इनको पढ़ते हैं। तो हमारा पूरा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ है, या वायुमंडल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। वायुमंडल में हम सब चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, यानी हम उसको बोलते हैं जलमंडल। जलमंडल, ये जलमंडल क्या होता है, इसमें भी हम जलमंडल का परिचय लेते हैं, परिचय पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल में हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में अध्ययन करेंगे, परिचय हम इसका देखेंगे। उसके अलावा जलमंडल में होने वाली गतिविधियां, जैसे जल का घनत्व, जल का तापमान, जल में उपस्थित दबाव, ठीक है, और जल राशियां। इन सब का अध्ययन हम जलमंडल में करते हैं। परिचय, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, इसकी डेंसिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा रहता है, प्रेशर कैसा है, और ओशनिक करंट्स जो होती हैं, ठीक है, जल राशि जो होती है वो क्या होती है। और फिर इसके अलावा हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा मतलब टाइड। हम इन सब का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, हम बैक टू बैक एक एक टॉपिक को लेंगे और फिर हम पूरा इसको कवर करते जाएंगे। स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, हम इसको कवर करेंगे। और इन तीनों में एक और इम्पोर्टेंट शामिल होता है, वो होता है बायोस्फीयर, यानी हम उसको बोलते हैं नंबर 4 जो है वो होता है जीवमंडल। जीवमंडल, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में हम किसको पढ़ते हैं दोस्तों, तो बायोस्फीयर में हम पढ़ते हैं जीव जंतु की एक्टिविटी को, ठीक है, वनस्पति, इसमें हम इसको पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं, और ह्यूमन यानी मनुष्य। इस प्रकार से हम जीवमंडल में जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे और मनुष्य की जो संयुक्त क्रियाएं होती हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। ओके, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि फिजिकल ज्योग्राफी में हम मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ते हैं।
उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट और कवर कर रहे हैं दोस्तों हम, और वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हम बात करेंगे अब ह्यूमन ज्योग्राफी की। ये तो बात हुई फिजिकल ज्योग्राफी कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कौन कौन से इसमें उप शाखाओं को हम पढ़ते हैं। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी की फंडामेंटल जो मेन चीज़ें हैं, यानी कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल को हम शामिल करते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किस किस को शामिल करते हैं। दोस्तों हमने लास्ट भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं उन पर हमने अध्ययन कर लिया था, उन पर हमारी चर्चा हो गई थी कि भौतिक भूगोल की कौन कौन शाखाएं हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। मुख्य रूप से वहाँ पर हम लिथोस्फीयर की बात करेंगे, स्थल मंडल की बात करेंगे, उसके बाद वायुमंडल एटमॉस्फेयर की चर्चा करेंगे, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसके बारे में देखेंगे, और पॉइंट थर्ड तीसरा जो था जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर की हम चर्चा करेंगे कि जलमंडल का परिचय, जलमंडल में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो घनत्व है, दबाव है, हम उनकी चर्चा करेंगे, उनके कंटेंट को देखेंगे, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जैवमंडल बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में हम क्या पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर में हम ये देखेंगे कि पेड़ पौधे यानी वनस्पति, जीव जंतु एनिमल्स एंड ह्यूमन यानी मनुष्य, ये तीनों किस प्रकार से, चाहे स्थल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो और चाहे वह जलमंडल हो, उनका किस प्रकार से यूटिलाइज करता है यानी किस तरह से उपयोग करता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। वो पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच आती है यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। इस मानव भूगोल में मेनली हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ा जाता है, पहली बात तो मानव भूगोल। और मानव भूगोल में जो मुख्य बात है वो क्या है, देखिए मानव भूगोल जो है ये एक प्रकार से जब भौतिक परिवेश या प्राकृतिक परिवेश या प्राकृतिक पर्यावरण जब सूटेबल था, जब मनुष्य का विकास नहीं हुआ, मनुष्य का जन्म नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, तो उस समय केवल और केवल हम प्रकृति पर स्वरूप जो चीज़ें थी उनको ही हम आदान प्रदान करते थे, उन्हीं चीज़ों को हम देखते थे। लेकिन जैसे ही मानव का विकास हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई, उसका विकास हुआ, उसके साथ साथ ही हमने ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल से संबंधित जो भी विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं हम उसका अध्ययन करने लगे। और उसमें हम वेरी इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उसका जनसंख्या, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जनसंख्या भूगोल। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जनसंख्या भूगोल, यानी कि नंबर 1 पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे। तो अब आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा कि जब हम जनसंख्या भूगोल या पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु होगा, मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु होगा वो कौन होगा, मानव। कौन होगा, मानव। यानी सेंटर पॉइंट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट कौन है, मानव, यानी कि ह्यूमन है। तो इसमें हम मानव की क्या पढ़ रहे हैं, जनसंख्या, और वो ज्योग्राफी में पढ़ा जा रहा है, इसलिए मानव भूगोल में हम जनसंख्या को पढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जनसंख्या भूगोल। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 और हम किसको पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम आर्थिक भूगोल को, एक हम पढ़ते हैं आर्थिक भूगोल। एक किसका अध्ययन किया जाता है, आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम किसको शामिल करेंगे, एग्रीकल्चर को शामिल करेंगे। इसमें हम रिसोर्सेज को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उसको ये पढ़ा जाता है आर्थिक भूगोल में। नंबर 3 हम पढ़ते हैं आवास भूगोल। आवास भूगोल या इसको अर्बन ज्योग्राफी या इसको नगरीय भूगोल भी कहते हैं।
नगरीय भूगोल, ठीक है, आवास भूगोल या नगरीय भूगोल। नंबर 4, इसमें हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को भी शामिल कर लेते हैं, कृषि भूगोल को भी हम शामिल करते हैं, तो कृषि भूगोल को भी इसमें पढ़ा जाता है। नंबर 5, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है। इसके अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल यानी कि सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी को भी पढ़ा जाता है। तो ये मुख्य रूप से हम देखें तो जनसंख्या भूगोल, ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। आर्थिक भूगोल यानी आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। आवास भूगोल या नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड कल्चर ज्योग्राफी, इसको भी हम पढ़ते हैं। ये मुख्य रूप से मानव भूगोल की शाखाएं हैं, जिसमें हम मानव के समस्त होने वाले जो क्रियाकलाप हैं हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे नंबर 1 जनसंख्या भूगोल मानव संबंधित है, कहाँ कितनी जनसंख्या है, किस प्रकार की जनसंख्या है, इसमें हम प्रवास को शामिल करते हैं, माइग्रेशन को शामिल करते हैं, ठीक है दोस्तों। आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम मेनली एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थों की चर्चा करते हैं, संसाधनों की चर्चा करते हैं। नगरीय भूगोल या अर्बन ज्योग्राफी या आवास भूगोल, इसमें हम नगरों के पैटर्न को पढ़ते हैं, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, यानी चाहे वो नगरीय हो चाहे वो ग्रामीण हो, उनके पैटर्न को पढ़ते हैं। कृषि भूगोल, कृषि भूगोल में हम एग्रीकल्चर पैटर्न को पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर पैटर्न कहाँ किस प्रकार से देखने को मिलता है। राजनीतिक भूगोल यानी कि सीमा संबंधित, यानी कि कौन से देश की सीमा किस देश से लगती है और उसका किस प्रकार से पॉलिटिकल वहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, कौन सा देश किस प्रकार से सहयोग की भावना रखता है, कौन सा देश किस प्रकार से वहाँ पर असहयोग या विभिन्न प्रकार की अवांछनीय गतिविधियाँ करता है, हम उनकी चर्चा राजनीतिक भूगोल में करते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल में हम किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी जनजाति का, किसी भी प्रजाति के विशेष उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू किस प्रकार का है, हम उसकी चर्चा करते हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण ब्रांच इसमें शामिल की जाती है, वो ब्रांच है, उसको हम बोलते हैं परिवहन भूगोल। उसको हम बोलते हैं दोस्तों परिवहन भूगोल, यानी कि ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। इसमें हम किसे शामिल करते हैं, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को शामिल करते हैं। कि ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में हम विभिन्न प्रकार से ये देखते हैं कि कहाँ किस प्रकार का परिवहन है, वहाँ रेल परिवहन है या वायु परिवहन है या जल परिवहन है, तो हम इनकी सबकी चर्चा किस में करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं या ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ बेसिक ब्रांचेज हैं जिनका अध्ययन करते हैं। तो हम कक्षा 11th में ये पढ़ रहे थे कि ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, ज्योग्राफी किस वर्ड से निकला है। ज्योग्राफी का वास्तविक जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। फादर ऑफ ज्योग्राफी को पढ़ लिया और उसके बाद हमने जो इसकी बेसिक ब्रांचेज हैं, कोर ब्रांचेज है, हमने उसको भी पढ़ लिया। नंबर 1 फिजिकल ज्योग्राफी और नंबर 2 ह्यूमन ज्योग्राफी, इनके और इनकी जो सब जो ब्रांचेज हैं हमने उसको भी पढ़ लिया। अब इतनी बात हो गई, लेकिन अब एक बात और आती है कि ज्योग्राफी को क्यों पढ़ा जाए, ज्योग्राफी को क्यों पढ़ा जाए। एक प्रश्न आपके सामने रहता है कि ज्योग्राफी को क्यों पढ़ा जाए, क्या ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी को क्यों पढ़ा जाए, ज्योग्राफी कैसे पढ़ी जाती है। तो आइए दोस्तों हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि ज्योग्राफी, सबसे पहले ज्योग्राफी को क्यों पढ़ा जाए, ज्योग्राफी है क्या।
देखिए सबसे पहले बात यह है कि पहला प्रश्न ये बन जाता है कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, यानी कि व्हाट इज अ ज्योग्राफी, व्हाट इज अ ज्योग्राफी। कि भूगोल क्या है। तो भूगोल में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो व्हाट इज ज्योग्राफी यानी भूगोल क्या है। तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो प्रकृति से संबंधित है, प्राकृतिक वातावरण से संबंधित है। प्राकृतिक वातावरण में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, चाहे वे स्थल मंडल पे हो, चाहे वायुमंडल में हो, चाहे जलमंडल पर हो या जैवमंडल में हो, तो उन सभी का हम अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी में। और साथ ही साथ ज्योग्राफी में एक बेसिक टूल का भी अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है, अध्ययन किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी मानव के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, मानव के द्वारा। ये मानव के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। और मानव के द्वारा जो अध्ययन किया जा रहा है, ये किसका अध्ययन किया जा रहा है, भौतिक पर्यावरण का। किसका, भौतिक पर्यावरण का। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कौन कर रहा है, मानव। यानी भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कौन कर रहा है, मानव। ये मानव पर्यावरण का अध्ययन कर रहा है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो व्हाट इज ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी है क्या। तो ज्योग्राफी एक तो फिजिकल जो एनवायरनमेंट होता है, भौतिक पर्यावरण होता है, उसका अध्ययन करना, उसका अध्ययन करना। लेकिन करता कौन है, मानव। करता कौन है, मानव। और मानव की जो विभिन्न ब्रांचेस हमने अभी पढ़ी, ह्यूमन ज्योग्राफी की जो अलग अलग हमने ब्रांचेस पढ़ी है, वो भी संबंधित किससे है, वो भी संबंधित भूगोल से है, ज्योग्राफी से। इसका मतलब ये हुआ कि भूगोल में क्या है, भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी भूगोल क्या है कि भूगोल में हम पृथ्वी की समस्त जानकारी, पृथ्वी पर उपस्थित चाहे वो स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, जैवमंडल हो। जैवमंडल में शामिल कौन है, मानव। तो मानव की जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो बेसिक क्रियाएं हैं, उन सभी का, और साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण का जो एनालिटिकल अप्रोचेज़ के आधार पर हम जो अध्ययन कर रहे हैं, बेसिक कंटेंट का आधार पर जो अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या है, ज्योग्राफी। वो क्या है, भूगोल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भूगोल क्या है। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर ली है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर कर लिया है कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, हमने उसका अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डील करेंगे कि वास्तविकता में ये क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू।